जब हलचल भारत के पड़ोस में हो तो एक के बाद एक सवाल उठने तय हो जाते और इस बार भारत के पड़ोस में मौजूद ईरान अमेरिका के दबाव का सामना कर और ईरान पर अमेरिका का दबाव इतना ज़्यादा है कि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी मिल रही है कि अमेरिका जल्दी उन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान के लोगों पर इस समय जिस तरीके से पाबंदी है, एक बड़े लेवल पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान भारत में शामिल हो सकता है और क्या ईरान को भारत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत और ईरान के बीच संबंध केवल आधुनिक राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी साझा विरासत और पूर्वजों में गहराई से सहमति हैं। और पहले के समय में अखंड भारत की मान्यता को लेकर देखा जाता है तो ईरान के कुछ हिस्से पर भारत का कंट्रोल पहले भी रहा है। तो चलिए आज के समय में अखंड भारत की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करें। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, आज जो उथल पुथल ईरान की जमीन पर दिखाई दे रही है वह अब सिर्फ महंगाई या पाबंदियों तक सीमित नहीं रहेगी। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल केवल सत्ता बदलने का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का बन चुका है। तेहरान की सड़कों से लेकर मशहद, ईशान और सिराज तक एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। यह बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई बल्कि सालों से दबती चली आ रही थी और अब फुट कर बाहर आ रही। ईरान की जनता आज थकी हुई है, थकी हुई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से, थकी हुई बेरोजगारी से और थकी हुई उस सियासत से जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी मांगती रही। बदले में लोगों को सिर्फ डर, महंगाई और अनिश्चित भविष्य मिला। महिलाओं पर लगी पाबंदियों ने इस गुस्से को और तेज कर दिया। आम परिवारों के लिए दो वक्त की जिंदगी भी अब चुनौती बनती जा रही। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि विरोध किसी छोटे मुद्दे तक सीमित नहीं है। गुस्से का केंद्र अब सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर टिक गया। सड़कों पर एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है, अली खमनेई, सुप्रीम लीडर, जिनके नाम पर पूरा सिस्टम चलता रहा। आज वही सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बनते नजर आ रहे। ईरान की सड़कों पर गूंज रहे नारे अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद तक सीमित नहीं है। अब नारे पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे। युवा पूछ रहे हैं कि जिस इस्लामिक क्रांति का सपना दिखाया गया था वह आज कहाँ है? डिग्री लेकर बैठे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? तेल और गैस से भरपूर देश की जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में खड़ी क्यों? इन्हीं सवालों के बीच एक और चर्चा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। यह चर्चा पहले फुसफुसाहट थी लेकिन अब नारे में बदलने लगी और लोग तुलना करने लगे हैं वह भारत को देखते एक ऐसे देश के रूप में जिसने तमाम विद्युताओं और दबाव के बावजूद खुद को संभाल कर रखा। ईरान के आम लोगों का गुस्सा मजहब से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर सवाल पूछने वालों को कुचल दिया। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईरान का भारत के साथ होना भी कोई बुराई नहीं है। यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे विरोध तेज होता गया वैसे वैसे सरकार की बेचैनी बढ़ती चली गई। हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट सीमित किया गया, सोशल मीडिया बंद किया गया और सख्ती बढ़ा दी गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आवाज़ दबाने की कोशिश होती है तो लोग और मजबूती से सड़कों पर उतरते। ईरान में भी यही हुआ। तेहरान यूनिवर्सिटी से लेकर छोटे कस्बों तक युवा खुलकर सामने आने लगे। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी ताकत ईरान का युवा वर्ग बना। वही युवा जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार, वही युवा जो दुनिया देख चुका है और अब सवाल पूछ रहा है। भीड़ में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि तुलना भी थी। अचानक कुछ ऐसे नारे सुनाई देने लगे जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहीं इंडिया मॉडल चाहिए की आवाज़ थी तो कहीं मजबूत नेतृत्व की। ये नारे किसी विदेशी एजेंडे का ऐसा नहीं थे बल्कि एक ऐसे देश से तुलना की थी जिसने दबाव के बावजूद अपने फैसले खुद। यही से ईरान के भारत में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह विलय तौर पर देखने लगे तो कुछ इससे एक गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संघ के रूप में देखने लगे। ये बात अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही बल्कि चाय, खानों, बाजारों और घरों की बैठकों में खुलकर होने लगी। लोग कहने लगे कि ईरान अकेले अब वैश्विक दबाव नहीं झेल सकता क्योंकि पश्चिमी पाबंदियों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, मुद्रा की कीमतें लगातार गिर रही है। सरकारी आंकड़ों से इतर हकीकत यह है कि आम आदमी की आमदनी और खर्च के बीच की दूरी हर साल बढ़ती है। ऐसे में लोगों को भारत एक ऐसा देश दिखने लगा जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी ईरान से जुड़ा।
ईरान और भारत के रिश्ते कोई नए नहीं है। सदियों पुराना सभ्यगत और व्यापारिक जुड़ाव है और दोनों देशों के पूर्वज पहले एक ही थे। और आपको जानकर भारी हैरानी होगी कि लेकिन लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के ओक्स घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही समूह का हिस्सा थे, जिन्हें इंडो ईरानी कहा जाता। आज भी बहुत से ईरानी मानते हैं कि भारत ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, ना सत्ता के नाम पर और ना मजहब के नाम पर। इसी भरोसे के कारण भारत का नाम उम्मीद के साथ लिया जाने लगा। इसी बीच खबरों की गलियों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि खुद सत्ता के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कहा जाने लगा कि कई धार्मिक और राजनीतिक चेहरे अब खुलकर समर्थन नहीं करें, सबने हाथ पीछे खींच ली और यह बात ईरानी के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी। यहीं से हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए और अब कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सिर्फ सड़क नहीं बल्कि सत्ता के गलियारे भी हिलने लगे। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे सत्ता के भीतर की बेचैनी भी साफ दिखने लगी। खबरें आने लगी कि अली खamenei अब सिर्फ सड़कों के विरोध से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से भी गिर गए। कहा जाने लगा कि कई प्रभावशाली मौलवी और राजनीतिक चेहरे खुलकर उनका समर्थन नहीं कर। बंद कमरों में बातचीत तेज हो चुकी थी और एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि हालात अब सामान्य फैसलों से नहीं संभलेंगे। इसी माहौल में अफवाहों ने और रफ्तार पकड़ी। कहा जाने लगा कि खamenei पर जबरदस्त दबाव है और वह इस संकट से निकलने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहे। कुछ चर्चाओं में यहाँ तक कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधने की कोशिश हो रही। सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ये बातें यूं ही नहीं उठती। जब सत्ता कमजोर होती है तो हर विकल्प पर सोच शुरू हो जाती। सड़कों पर इसी बीच एक और चीज दिखाई देने लगी, भीड़ में भारत का नाम और मजबूत नेतृत्व की तुलना। लोग कहने लगे कि जब देश मुश्किल में होता है तो लीडर सामने आता, छुपता नहीं। यह भावना किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक उम्मीद थी, एक ऐसा मॉडल जिसे लोग अपने हालात से जोड़कर देख रहे थे। फिलहाल कुछ भी हो, ईरान और भारत के व्यापारिक रिश्तों में एनर्जी सबसे बड़ा पिलर रहा और 2018-19 तक भारत ईरान से सालाना लगभग 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था, जो भारत की कुल तेल जरूरत का करीब 10% बैठता था और इसका सालाना मूल्य लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के बीच रहता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन भारत और ईरान के व्यापार की धारा पूरी तरह रुकी है। आज भी दोनों देशों के बीच सालाना 2 से 3 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार बना हुआ है, जिसमें भारत से ईरान को बासमती चावल, चाय, दवाइयाँ और इंजीनियरिंग सामान चल, जबकि ईरान से ड्राई फ्रूट्स, रसायन और उर्वरक आते। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती निर्यात का करीब 25% तक खरीदार है। वही चाबार बंदरगाह परियोजना में भारत का निवेश केवल व्यापार नहीं बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच की रणनीति से जुड़ा है। खबरें यह भी थी कि भारत स्थिति पर गहरी नजर बनाए हुए, कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती। अगर ईरान सच में किसी नए रास्ते की ओर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा एशिया बदल जाएगा। भारत में शामिल होना शायद वह बदलाव है जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे सकता है। यह फैसला आसान नहीं होगा, विरोध होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, साजिशें होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता एक साथ सोचने लगती है तो नक्शे बदल जाते। ईरान की सड़कों पर जो आवाजें उठी वह सिर्फ विरोध के नहीं बल्कि एक नए भविष्य की। अब सवाल यह नहीं कि यह बदलाव होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि ईरान को दिल से यह आवाज़ उठ रही है कि उसे भारत में शामिल किया जाए तो उनका क्या रुख होगा और वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।